हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सुप्रीम कोर्ट को पढ़ चुके हैं और आज हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। जानेंगे उच्च न्यायालय का संगठन कैसे होता है, इसकी शक्तियाँ कहाँ तक है और इसका अधिकार जो है किस क्षेत्र तक है। तो आइए हम जो है उच्च न्यायालय के इन सारी बातों को पढ़ते हैं। इसका जो क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की व्याख्या करें, या उच्च न्यायालय के संगठन, शक्तियां और अधिकार क्षेत्र का वर्णन करें। तो सबसे पहले जो है हम उच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं। हाईकोर्ट, हाईकोर्ट जो है उच्च न्यायालय राज्य का प्रमुख न्यायालय होता है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन एक ही उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय क्षेत्रों तक विस्तृत हो सकता है। केंद्र शासित राज्यों के लिए अलग उच्च न्यायालय का प्रावधान नहीं है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए कहीं भी अलग से उच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन उनको समीपवर्ती राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंध किया गया है। उसे जो है जो स्टेट जो संघ क्षेत्र में है, संघीय है, संघ प्रशासित, तो उसके साथ यानी उससे सटा हुआ जो राज्य है और उस राज्य के जो उच्च न्यायालय है तो उससे जो है उसे संबद्ध किया गया है। दिल्ली इसका अपवाद है, वह केंद्र शासित राज्य है, तथापि उसका जो अलग उच्च न्यायालय है, क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली के लिए एक अलग उच्च न्यायालय है, जबकि दिल्ली केंद्र प्रशासित राज्य है और वहाँ पे विधानसभा भी चुनाव होता है। और अधिकतर जो है केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नहीं होता है, लेकिन दो स्टेट ऐसा है, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ की विधानसभा का चुनाव होता है। तो यहाँ जो है एक दिल्ली ही है जहाँ की उच्च न्यायालय है, बाकी कहीं भी केंद्र प्रशासित क्षेत्र में उच्च न्यायालय नहीं है। राज्यों में उच्च न्यायालय की जो स्थापना जो होती है तो ये जो है उसी के आधार पर जो है किया जाता है। उच्च न्यायालय का जो संगठन है तो ये किस प्रकार से जो है होता है उच्च न्यायालय की संगठन। इसमें जो है पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब हम जानते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किस प्रकार से किया जाता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के प्रधान न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति केंद्र के जो उच्च न्यायालय है यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जिस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो वहाँ के राज्यपाल से भी परामर्श करके उनकी नियुक्ति करते हैं। ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। जैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई तो अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करनी है तो उसके लिए मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। अब आइए जानते हैं कि न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या क्या होती है। न्यायाधीश की योग्यता, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होते हैं उसे बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होना अनिवार्य होता है, जिसमें कि पहला होता है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह भारत के किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, या भारत के किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में जो है उपलब्धि है, उन्हें जो है प्रतिष्ठित उपलब्धि या न्यायविद हो, शिक्षाविद, कानूनविद हो, कानून की अच्छा खासा जानकारी हो, ये राष्ट्रपति के ऊपर जो है निर्भर करता है। इनका जो वेतन और भत्ता है, न्यायाधीश की वेतन और भत्ते किस प्रकार से दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ भी ऐसा ही होता है कि जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों होते हैं उसके जो वेतन जो दिए जाते हैं वो संसद जो है विधि द्वारा निर्धारित करते हैं। और ये वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन और भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है, यानी कि न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाने के बाद उनके वेतन में कटौती नहीं किया जाता है और उनके भत्तों में भी कोई कटौती नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो 90,000 तथा अन्य न्यायाधीशों के 80,000 प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है और ये बढ़ता है, घटता नहीं है। तो वर्तमान में क्या है, इसे आप नेट के द्वारा जो है चेक करके वर्तमान का देख सकते हैं, क्योंकि इनका जो वेतन होता है वो बढ़ते रहता है, घटता नहीं है। तो वर्तमान में क्या है, आप जब पढ़ रहे हैं, जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय का आप वेतन जान लेंगे। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों को निवास स्थान भी दिया जाता है और विभिन्न प्रकार के भत्ते दिया जाता है, जैसे कार दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी पेंशन की भी सुविधाएं प्राप्त है न्यायाधीश को। अब आइए जानते हैं कि न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है, कितने समय तक वो न्यायाधीश रहते हैं। मूल संविधान के अनुसार न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, परंतु 15वें संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। 104वें संविधान संशोधन विधेयक 2010 के द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। तो वर्तमान में 65 वर्ष ही है। इससे पूर्व भी यदि कोई न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। वह जो है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र भेजकर त्याग सकते हैं अपना पद। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को असमर्थता यानी कार्य करने में अगर वो असक्षम है या कदाचार यानी कि नियम विरुद्ध कार्य किया है तो इस सब के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रतिवेदन का समर्थन किया जाना आवश्यक होता है। तो ये प्रक्रिया है न्यायाधीशों को हटाने की। और न्यायाधीशों का स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया है, इसे हम जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जो है न्यायाधीशों का स्थानांतरण जब भी होता है वो विवाद बन के रह जाता है और बहुत ही विवादित ये न्यायाधीशों का स्थानांतरण है। तो आइए जानते हैं, राष्ट्रपति को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। आगे है कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध भी है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश पद निवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय में या न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 200 में दिया गया है कि उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश जो कि रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर के बाद किसी भी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय जिसे कहते हैं, या उसके अधीन जितने भी न्यायालय होते हैं वहाँ पे वो वकालत नहीं कर सकते हैं। वह अन्य न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में जो है अवश्य कर सकते हैं, यानी ऊपर के जो है जैसे उच्च न्यायालय है तो जो है सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे जो है किसी अधीनस्थ न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। इसकी जो आगे की प्रक्रिया है कि उच्च न्यायालय की शक्तियां तथा अधिकार क्षेत्र क्या है, उच्च न्यायालय के शक्ति क्या है और इसका अधिकार क्षेत्र क्या है। तो भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, न्याय संबंधी और प्रशासन संबंधी। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं अधिकार क्षेत्र को निम्न प्रकार से जो है हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि उच्च न्यायालय की क्या शक्ति है और क्या इसका क्षेत्र अधिकार है। पहला जो आता है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार।
मूल अधिकारों के रक्षण से संबंधित विवाद प्रारंभ से ही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि इन विवादों की सुनवाई का अधिकार राज्य के अन्य किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं होता है। मूल अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय को वसीयत यानी विवाह विच्छेद, विवाह विधि, कंपनी कानून तथा न्यायालय की अवमानना आदि से संबंधित विवादों को सुनने का अधिकार है। तो ये जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जो उच्च न्यायालय को जो और भी प्रकार दिया गया है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, इसको विस्तार से जानने के लिए आप अगले वीडियो में इसके पीछे वीडियो में जो है सर्च करके इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। आगे दूसरा जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ यानी अपने से नीचे न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपीलें सुन सकता है। ये जो है इस प्रकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय सत्र न्यायाधीश जो होता है उसकी जो है उसके निर्णय के विरुद्ध ये अपील सुन सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों का सुन सकता है। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुन सकता है। जो भी होता है वो अपने से अधीनस्थ न्यायालयों की अपीलें सुनता है। इसके अंतर्गत दीवानी होते हैं, फौजदारी और राजस्व संबंधी सभी प्रकार के विवाद इसमें सम्मिलित होते हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से किसी विवाद की समस्त कार्यवाही मंगा सकता है। वह किसी भी विवाद का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है, किंतु ऐसा उच्च न्यायालय तभी करता है जब उसे यह विश्वास हो जाए कि किसी विवाद में निष्पक्षता से जांच नहीं किया जा रहा है। यदि किसी सेशन कोर्ट में किसी अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी है तो इस मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय से होनी चाहिए। जैसे कि निर्भया कांड में 4 लोगों को मृत्युदंड दिया गया, और जैसे कि इस यहाँ पे दिया गया है कि उच्च न्यायालय जो है अपने से अधीनस्थ न्यायालय का जो है वहाँ से अपना समस्त कार्यवाही मंगा सकता है। तो जैसे कि बिहार में जो है जैसे कि बिहार में जो मुजफ्फरपुर में बालिका शेल्टर होम में जो घटना जो सुना या आप लोगों ने जो देखा, हम लोग जो देखे कि बालिका गृह कांड, बालिका जो ये है मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम में जो है बहुत गंदी हरकत जो किया गया, तो इसके ऊपर जो केस हुआ, तो इस केस को मुजफ्फरपुर से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से इसे सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने पास मंगा लिए, क्योंकि इस पर जो है बहुत लिपापोती हो रही थी। तो ऐसा बहुत सारा केस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि हाई कोर्ट जो है लिपापोती कर रहे हैं, या हाई कोर्ट देखते हैं कि किसी सेशन कोर्ट या जिला कोर्ट में जो है किसी भी अपराधी को बचाया जा रहा है, तो वो जो है उसे अधिकार है कि वो ऐसे अथी से मंगा सकते हैं। संविधान लागू होने के समय उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी मुकदमों की अपील सुनने का अधिकार नहीं था, परंतु अब उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी सभी प्रकार के मुकदमों की अपील सुनने का अधिकार प्राप्त हो गया है। ये अपीलें राजस्व मंडल के निर्णयों के विरुद्ध होती है। ये निर्णयों के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसका जो आगे का जो है अधिकार लेख जारी करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों को लागू करने तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लेख जो है आदेश और निर्देश जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त है। आगे है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। संविधान द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, और उच्च न्यायालयों को ये अधिकार है कि वह किसी भी ऐसे संवैधानिक संशोधन, केंद्रीय कानून या राज्य के कानून को अवैधानिक घोषित कर दे जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो।
पांचवा जो है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में है। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के समान उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। इसका अर्थ यह है कि इसके निर्णय और न्यायिक कार्यवाहियां प्रकाशित होती है और उन्हें अपने राज्य क्षेत्र में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो उच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड भी दे सकते हैं। ये जो है इन्हें शक्ति प्राप्त है। आगे है प्रशासनिक शक्ति भी प्राप्त है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय राज्य की न्यायिक व्यवस्था पर कई नियंत्रण लगा सकते हैं, जिसमें पहला है अपने अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर निगरानी रखना है। यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों से किसी भी मुकदमे से संबंधित कागजात को मंगवा सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना के लिए जो है कागज मंगा लिया। दूसरा जो है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसा मुकदमा चल रहा है जिसमें भारतीय संविधान की व्याख्या का प्रश्न है, तो उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमों को अपने पास मंगा सकता है। तीसरा जो है कि यह अधीनस्थ न्यायालय के शेरिफ, लिपिक, अन्य कर्मचारी तथा वकील आदि के वेतन, सेवा शर्तें और फीस निश्चित कर सकता है। चौथी जो है उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के प्रति उत्तरदायी होता है और यह जिला न्यायालयों में अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पद अवनति, अवकाश आदि से संबंधित आवश्यक नियमों का यह निर्धारण भी कर सकते हैं। अब है कि ये जो है यहीं तक है। इसके लिए जो है आप इसके आगे की जो कुछ प्रक्रिया है तो उसे जो है अगले वीडियो में आप लोग पढ़ सकें।